हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो DECE 1 के स्टूडेंट के लिए है जो आप लोगों का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं यहाँ पे प्रश्न और उत्तर उनके दोनों चीज़ आपको करवाऊंगी इसमें। तो एक प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ये आप लोगों से ऐसे पूछ सकते हैं कि जो खेल क्रियाएं दी गई हैं, कुछ खेल क्रियाएं दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इन खेल क्रियाओं से बच्चे का कौन सा विकास होगा, किस क्षेत्र में विकास होगा। या फिर ये पूछेंगे कि कोई क्रिया ही दे देंगे या फिर कोई दे देंगे कि संज्ञानात्मक, जैसे संज्ञानात्मक विकास है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है ना, इन विकास के लिए कौन सी गतिविधि का आयोजन करेंगे। यानी कि आपको विकास बता देंगे, बच्चे का ये विकास हो रहा है तो कौन से क्षेत्र में कौन सी गतिविधि आयोजन करेंगे उस चीज के लिए। या फिर आपसे पूछेंगे कि जो ये गतिविधि है यानी कि खेल दे देंगे, इससे कौन सा विकास हो रहा है बच्चे का, किस क्षेत्र में विकास हो रहा है। जैसे कि दौड़ लगाना के लिए स्थूल क्रियात्मक विकास होता है। कहानी सुनाना, जैसे कहानी सुनाने से बच्चे का भाषाई विकास होगा। कविता और कहानी ये होता है ना, इनसे भाषाई विकास होगा। बच्चे ग्रुप बना के खेलते हैं, जैसे टीम में खेलते हैं ना बच्चे, 2 टीमों में बट जाएंगे। या फिर अगर बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं और हम बच्चों को कह दें, या फिर बच्चे अंदर ही ड्राइंग वगैरह हम करवा रहे हैं तो बच्चों को ग्रुप में बांट दें। तो टीम बनाकर जो खेलते हैं उससे बच्चे का सामाजिक विकास होता है। बच्चा कोई चीज़ लिखवाते हैं, हम बच्चे से ABCD लिखवा रहे हैं, ड्राइंग करता है बच्चा, ड्राइंग कराते हैं बच्चे से, तो उससे बच्चे का कौन सा विकास होगा, सूक्ष्म क्रियात्मक। रस्सी कूदने से बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास होता है। लुक्का छिपी का खेल खेलना, इसमें क्या बच्चा छिपेगा, बच्चा दिमाग लगा के छिपेगा, दिमाग लगा के दूसरा बच्चा उसे ढूंढेगा, तो इससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट है बच्चों को सामूहिक चर्चा करवाते हैं बच्चों से, तो उससे बच्चे का भाषाई विकास होता है। बच्चों से हम किसी भी चीज़ के ऊपर प्रश्न पूछते हैं तो उससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। बच्चा याद करने की कोशिश करेगा उन चीज़ों को, उसका जवाब देने के लिए। वर्गीकरण से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। बच्चों को भ्रमण पर ले जाना, उससे बच्चे का सामाजिक विकास होता है। इसके अलावा जैसे सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि सूक्ष्म क्रियात्मक विकास से संबंधित खेल क्रियाएं बताइए, तो कंकड़, मोती या बीज उनके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं होती है ना, वो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। धागा पिरोने की क्रिया, कलात्मक क्रियाएं, निर्माण संबंधी क्रिया, यानी कि जो ब्लॉक वगैरह से बच्चे खेलते हैं ना, उसे कुछ बनाते हैं घर वगैरह, वो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास है। रेत व पानी के साथ खेलना, ये भी सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में आएगा। नेक्स्ट, स्थूल क्रियात्मक विकास में कौन कौन सी गतिविधि आती है, दौड़ना, कूदना, लुक्का छिपी का खेल खेलना, गति नियंत्रित करना, चढ़ना, फिसलना, झूलना, पकड़ना, फेंकना, पैर मारना, ये सारे के सारे खेल जो क्रियाएं या फिर क्रियाएं होती हैं, ये स्थूल क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि स्थूल क्रियात्मक विकास, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सारे के सारे गतिविधियां जो एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, छोटे प्रश्न जो आते हैं, वो है विकास की निर्णायक अवधियां पूछ सकते हैं। स्वसंकल्पना, जीवत्वारोपण, विकास के प्रमुख मानदंड, हम केंद्रितता और लगाव का क्या महत्व है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले विकास की निर्णायक अवधियां देखते हैं। विकास की निर्णायक अवधियां, हर बच्चे के जीवन में ऐसी अवधि आती है जिससे कि क्या उसके बच्चे का जो विकास होता है और जो बच्चा बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, उसका विकास हो रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है, उसके लिए वो निर्णायक होते हैं, यानी कि वो महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इस समय बच्चे को अनुकूल वातावरण मिले तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा, लेकिन अगर वही बच्चे को प्रतिकूल वातावरण मिले, नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो बच्चे के विकास को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो निर्णायक अवधियां होते हैं, इनमें बच्चे का विकास बहुत तेज गति से होता है, और जो अवधि होती है बच्चे के जैविक विकास में भी निर्णायक अवधि होती है, निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसीलिए इनको निर्णायक अवधियां कहा जाता है। जैसे कि जो बच्ची होती है बोलना शुरू करती है, तो उसका जो सबसे पहले क्या है, वो होठ के ऊपर, अपनी जीभ के ऊपर और जो स्वर तंत्र उनके ऊपर नियंत्रण करना सीखती है। और इनके साथ साथ क्या है, उसको सुनने के अवसर भी मिलने चाहिए, यानी कि बोलने सुनने के लिए, उसकी बोलने के लिए निर्णायक अवधि होती है, क्योंकि वो चीज़ वो कर रही होती है, लेकिन उस टाइम उसकी अवधि निर्णायक इसलिए कि उसको सुनने के अवसर भी देने होते हैं। अगर उसे सुनने के अवसर बराबर नहीं मिलेंगे तो हो सकता है कि उसे बोलने के लिए उद्दीपन ना मिले, प्रेरणा ना मिले, तो इसीलिए उसको अवसर देने चाहिए, नहीं तो उसके भाषा को समझने में, बोलने में कठिनाई होगी। इसलिए यह अवधि बालिका की बोलने के लिए निर्णायक अवधि होती है, जो कि बच्चे के प्रथम वर्ष के समय में आती है। दूसरी निर्णायक अवधि बच्चे को कब मिलती है, प्रसव पूर्व बच्चे की निर्णायक अवधि होती है।
प्रसव पूर्व भी कुछ निर्णायक अवधियाँ होती है। प्रसव पूर्व प्रथम 3 माह में का जो शिशु होता है उसके विकास, जो 3 महीने होते हैं ना, उसमें बच्चे के जो अंग होते हैं, शारीरिक अंग, उनका विकास होता है, उसके लिए वो निर्णायक होती है। अगर इन 3 माह में माँ को कोई दिक्कत होगी तो बच्चे के ऊपर भी गर्भ के अंदर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जन्म से पहले जो 3 महीने होते हैं उनमें माँ को अगर जर्मन खसरा हो जाए, मीजल्स हो जाए, तो बच्चे में अंधता, बहरापन, जो हृदय विकार, अंधता आदि के शारीरिक विकार आ सकते हैं। परंतु अगर यही बीमारी जैसे बाद के टाइम में हो बच्चे को, जैसे कि 6 महीने लास्ट के जो 3 महीने होते हैं ना उनमें हो, तो हो सकता है ये नुकसान इतना ना पहुंचाए, बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव ना पड़े। तो ये है कि माँ को शुरू के 3 महीने में अपना हर प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अवधि भ्रूण के लिए, जो भ्रूण का निर्माण होता है, उसके अंगों का शारीरिक विकास होता है बच्चों का गर्भ के अंदर, उसके लिए निर्णायक अवधि होती है। तीसरी निर्णायक अवधि होती है जन्म के बाद के पहले 6 महीने होते हैं। वो 6 महीने बच्चे के आगे के विकास के लिए, सामाजिक संबंधों के लिए भी निर्णायक होते हैं। जैसे पालनकर्ता अगर स्नेही हो, अच्छा हो ना, उनके साथ अच्छा संबंध बनाए, बच्चे के साथ, बच्चे को प्यार से रखे, बच्चे का उसका अच्छे से भरण पोषण करती है, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या है, अगर बच्चे के साथ बच्चे को ऐसा नहीं मिलेगा ना, सही उद्दीपन नहीं मिलेगा बच्चे को, तो बच्चा जैसे 6 महीने की बालिका है, माँ के साथ भावात्मक संबंध नहीं बना पाएगी, तो उसके साथ क्या होगा, वो अन्य लोगों के साथ भी ऐसा संबंध नहीं बना पाएगी। आगे जाके फिर वो सामाजिक संबंध बनाने में उसे मुश्किल हो सकती है। अतः ये 6 माह बच्चे के लिए निर्णायक होते हैं। इस प्रकार ये निर्णायक अवधि बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस समय बच्चे को अनुकूल वातावरण मिल जाए तो उसका प्रभाव उस बच्चे के ऊपर जो होता है ना, अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अगर उसे वही जो अवधियाँ होती है उसमें बच्चे को अनुकूल वातावरण ना मिले, प्रतिकूल प्रभाव, तो बच्चे के विकास के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा। इसलिए जहाँ तक हो सकता है बच्चे को अनुकूल वातावरण ही दे। पर जरूरी नहीं है कि बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है, उस कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बच्चे को इस टाइम, इन निर्णायक अवधियों में बच्चे को अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है स्वसंकल्पना। स्वसंकल्पना का मतलब होता है अपनी, स्व मतलब अपनी, संकल्पना मतलब सोच बढ़ा, अपने बारे में सोच बनाना, अपने बारे में दिखने वाली वस्तुओं की कल्पना। जैसे कि बच्चे होते हैं, वो बच्चों में क्या अपनी योग्यता, धीरे धीरे योग्यताएं विकसित होती है। जैसे जैसे बच्चे में योग्यता विकसित होगी वैसे वैसे अपने आप की क्षमता को भी महसूस कर पाएंगे, हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, और वे अपनी योग्यता के बारे में स्वसंकल्पना बनाकर कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं अकेले सड़क पार कर सकता हूँ, मैं अकेले बाजार जा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ। बच्चे बोलते हैं ना, मैं कपड़े पहन सकता हूँ, तो ये बच्चों की स्वसंकल्पना होती है। कई माता पिता बच्चों से कहते हैं कि तुम कभी भी ये काम सही नहीं कर सकते, तुम चतुर हो, तुम चालाक हो, तुम चतुर नहीं हो, यानी कुछ भी कहते हैं बच्चे। तो बच्चे क्या उसी चीज को अपनी संकल्पना बना लेते हैं कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ गिराते रहते हो, तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुम अच्छे नहीं हो। ये सब बच्चे क्या सुनते हैं और इन्हीं विचारों को ये अपनी स्वसंकल्पना बना लेते हैं। माता पिता द्वारा दिए गए सकारात्मक विश्लेषण बच्चे की सकारात्मक स्वसंकल्पना को बढ़ाते हैं, और जो नकारात्मक विश्लेषण होते हैं वे बच्चे की नकारात्मक स्वसंकल्पना को बढ़ाते हैं, यानी कि उनकी स्वसंकल्पना को कम करते हैं। बच्चे की लिंग जो संकल्पना होती है ना, वो भी बच्चों में आती है धीरे धीरे, कि बच्चे को पता लग जाता है कि हाँ इसने ऐसे कपड़े फ्रॉक पहनी है तो मैं लड़की हूँ, उसने निक्कर पहनी है, टी शर्ट पहनी है तो वो लड़का है। इस तरह से बच्चे में स्वसंकल्पना बनती जाती है। नेक्स्ट है जीवत्वारोपण। शाला पूर्व बच्चों का मन बहुत ही कोमल व चंचल होता है। उनके अनुसार संसार में प्रत्येक वस्तुओं में प्राण होते हैं, यानी कि जीवत्वारोपण का मतलब ये हो गया हर चीज में जीवन खोजना, जीवित, हर चीज को जीवित मानना। उनके अनुसार संसार में प्रत्येक वस्तु में प्राण होते हैं। वे बच्चों की तरह सोच सकते हैं, उनमें भी भावनाएं होती हैं, इसलिए उनको लगता है कि वस्तुओं को गिरने पे चोट लग सकती है। सूरज जैसे आसमान में है वो थक भी सकता है, इसलिए शाम को शायद वो अस्त हो जाता है क्योंकि थक जाता है। चांद है उसे ठंड लगती है, ठंड लगने के कारण वो बादलों में छिप जाता है। इस प्रकार उसको सभी चीज़ें सजीव लगती है, और वो सोचते हैं कि जैसे पुल है, पुल के ऊपर कितनी गाड़ियाँ चलती है दिन भर, तो शायद बेचारा कितना थक जाता होगा, रात को ना कितना थक गया ना तो आराम करता होगा, बहुत थक जाता है। उनकी गुड़िया होती है, उन्हें लगता है कि गुड़िया को भूख लगी होगी, इसलिए वो कहते हैं मेरी गुड़िया को खाना खिलाऊंगा। उन्हें लगता है गेंद जो बाउंस कर रही है तो उन्हें लगता है कि गेंद को लुढ़कना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो लुढ़कती है। जैसे कि
एक टीचर है, वो देखती है कि क्लास में एक बच्ची है, वो बहुत ध्यान से बहुत आराम से कुर्सी के ऊपर सलीके के साथ बैठती है धीरे धीरे। तो वो एक बार उन्होंने पूछा उससे, बच्ची से, कई दिनों तक ऐसा व्यवहार देखा और उसके बाद पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो बच्ची ने जवाब दिया, अगर मैं कुर्सी पर जोर से बैठूंगी तो कुर्सी को ना चोट लग जाएगी। तो बच्ची की जो बात है ना, ये बच्चे के अंदर सुसंकल्पना को दर्शाती है। इसलिए हम मान सकते हैं कि जो शालापूर्व बच्चे होते हैं ना, उन प्रत्येक बच्चों में उनके लिए प्रत्येक वस्तु जीवंत है, अपने बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में, हर चीज़ों को जीवंत मानते हैं। तो उस विचार शक्ति को जो एक बाल वैज्ञानिक है, उन्होंने जीवत्वारोपण का नाम दिया है। जो वयस्क लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि बच्चों के तर्क सही नहीं है, कि हाँ बच्चों को लग रहा है कि मेरी गुड़िया को भूख लगी है या फिर पुल थक जाता है। बच्चों के जो ये तर्क होते हैं ना, बड़ों को सही नहीं लगते हैं, क्योंकि बच्चे की जो विचार शक्ति होती है ना, वो बच्चों की विचार शक्ति सीमित होती है। धीरे 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 बच्चों में विचार शक्ति बढ़ती है, तो बच्चों के हिसाब से ये तर्क सही होते हैं। हो सकता है वयस्कों को ये सही ना लगे, क्योंकि बच्चों के सोचने का ढंग अलग होता है। इस प्रकार प्रत्येक शालापूर्व बच्चे में जीवत्वारोपण की विशेषता पाई जाती है। तो ये जीवत्वारोपण हो गया। नेक्स्ट हमारा विकास के मानदंड, या विकास के मानदंड क्या होते हैं। विकास के मानदंड हो गए कि किसी भी शिशु या बच्चे में औसत आयु वर्ग में कुछ विशेषताओं को प्राप्त करने के संकेत, यानी कि उन मानदंड, जैसे उन विशेषताओं से हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई बच्चे का वजन सही बढ़ रहा है, हाँ भाई सही बढ़ रहा है, बच्चे की लंबाई सही है, हाँ भाई सही है, तो वो विकास के मानदंड हो गए। ये मानदंड किसी बालिका का विकास सामान्य गति से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका निर्धारण करने में सहायक होते हैं। जैसे कि बच्चे के चलना प्रारंभ करने की औसत उम्र क्या होती है, 1 वर्ष होती है। लेकिन व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि बच्चा भिन्न होता है। कोई पता चले 9 महीने में चलने लग जाता है बच्चा, कोई 1 साल में चलता है, तो कोई 13 महीने में चलता है। तो जहाँ एक बच्चा 9 माह में चलना प्रारंभ करता है, तो दूसरा 11 माह में। परंतु विकास के मानदंड की दृष्टि से यदि बच्चा 15 महीने तक भी चलना ना सीखे तो विकास में देरी दर्शाता है। और जब तक चलता है, यानी कि 9 से 13 महीने के बीच विकास का मानदंड है कि बच्चा चलना शुरू कर दे। तो अगर नहीं चलता तो उसके बाद बच्चे को तुरंत इसका इलाज करवाना है, या बच्चे को तुरंत जाके डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। माता पिता को तुरंत इसके लिए ध्यान देना चाहिए। ये विकास का मानदंड हो गया। नेक्स्ट है अहम केंद्रिकता। क्या है अहम केंद्रिकता का आशय है हमें अपनी योग्यताओं को दूसरे के नज़रिए से देख पाना, यानी कि अहम केंद्रिकता का मतलब होगा दूसरे के नज़रिए से देख पाना, कि हम जो देख पा रहे हैं दूसरा किस तरह से उस चीज़ को देख पा रहा है। बच्चों की इस योग्यता के बारे में पियाजे ने अध्ययन किया था। उनके अनुसार अगर हम दूसरों के नज़रिए को नहीं समझ सकते तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि दूसरे लोग क्या तो सोचते हैं और क्या वे महसूस करते हैं। पियाजे ने अपने अध्ययन में यह पाया कि शालापूर्व बच्चे सभी चीज़ों को अपने ही नज़रिए से देखते हैं, और सभी जो विचार होते हैं ना, अपने विचार की जो हम सोच रहे हैं वही सामने वाला सोच रहा है। उनके अनुसार बच्चे मानते हैं कि दूसरे लोग भी उन्हीं की तरह देखते हैं, उन्हीं की तरह सोचते हैं। अगर हम खुश हैं तो दूसरे भी खुश हैं। उन्हें लगे कि आंख बंद करने के बाद हमें जो दिख रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हमारे हिसाब से जैसे अंधेरा है वैसे ही दूसरों को भी अंधेरा दिखाई होगा, भले ही सामने वाले ने आंखें खोल रखी हों। तो ये बच्चों के अंदर जो ये होती है, यह अहम केंद्रिकता होती है। अगर वे कुछ काम नहीं कर सकते तो उनके हिसाब से दूसरे भी काम नहीं कर सकते हैं। बच्चों की इसी विचार शक्ति को पियाजे ने अहम केंद्रिकता का नाम दिया था। अपने इसी गुण के कारण बच्चे यह समझ नहीं सकते कि दूसरा व्यक्ति उस स्थिति को कैसे समझेगा, नहीं दूसरे तरीके से देख सकता है, नहीं देख सकता। उनके हिसाब से जैसे हम देखेंगे वैसे ही वो देख सकता है। इसके लिए पियाजे ने क्या एक प्रयोग भी किया था बच्चों के ऊपर, कि एक 4 से 11 वर्ष के बच्चे होते ना, उनके बीच उनको क्या ऐसे कहा कि आप चारों तरफ देख लीजिए, माहौल देख लीजिए, बाहर जो दिख रहा है वो सब देख लीजिए, और कुर्सी पे फिर एक एक कुर्सी पे बैठ जाइए। और कहा कि उन्हें जो सामने दिख रहा है, बच्चे से कहा कि आप सामने देखिए आपको क्या दिख रहा है, और पीछे की साइड उन्होंने एक गुड़िया को बिठा दिया था। अब बच्चों से पूछा कि आपके सामने क्या, तो बच्चों ने बताया कि जैसे बच्चे के सामने अगर मान लो खिड़की होगी, तो बच्चे ने कहा खिड़की है, खिड़की में से मुझे पेड़ दिख रहा है। तो पूछा कि अच्छा गुड़िया को क्या दिख रहा है, बच्चे ने कहा गुड़िया को भी खिड़की दिख रही होगी, कि इधर खिड़की है, उधर फिर पेड़ भी है, तो वही दिख रहा होगा। तो उसे लगा कि उसे भी खिड़की और पेड़ दिखाई दे रहा है, तो बच्चा बता देता है। तो अगर बालिका थोड़ी बड़ी है तो हो सकता है कि उसको मतलब पता चल जाए कि नहीं गुड़िया को तो दीवार दिख रही होगी, हो सकता है दूसरी जगह से बोल दे दरवाजा दिख रहा होगा, बच्चा थोड़ा बड़ा हो तो। लेकिन अगर बच्चा जैसे छोटा है ना, तो उसे वो ही कहेगा जो खुद को दिखाई दे रहा है। जब खुद को खिड़की दिखाई दे रही है तो वो भी यही कहेगा बच्चा। तो जो ये बच्चा कह रहा है ना, यही चीज़ उसकी अहम केंद्रिकता की विशेषता है। तो ये बच्चों में अहम केंद्रिकता हो गई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न लगाव क्या है, लगाव का महत्व या लगाव क्या, दोनों
कुछ भी पूछ सकते हैं तो यही आंसर आएगा कि लगाओ दो लोगों के बीच, व्यक्तियों के बीच भावात्मक संबंध को कहते हैं। यहाँ पे ये लगाओ क्या, बच्चे और पालनकर्ता से संबंधित है। दैनिक अंतःक्रियाओं में माँ और शिशु के बीच जो एक स्नेहमयी संबंध बनता है उसी को लगाव कहा जाता है। जैसे जो माँ होती है वो बच्चे को गोद में उठाती है, उसको दूध पिलाते टाइम है, दूध पिलाने के बाद गोदी में थोड़ी देर खिलाती है, उसको एकटक देखती रहती है, उससे बात करती है, मुस्कुराती है, माँ उसकी मालिश करती है, लोरी सुनाती है। तो उससे माँ, बच्चे और माँ के बीच क्या संचार शुरू हो जाता है बातों का। यह जन्म से बच्चे के बीच में क्या चलता रहता है, यह जन्म के कुछ अवधि के बाद ही बनने लग जाता है लगाव। अतः यह कहा जा सकता है कि जन्म के तुरंत, इसलिए कहा जाता है कि जैसे बच्चे को क्या कहते हैं ना कि तुरंत बाद माँ की गोद में देना चाहिए, तुरंत बाद शिशु को माँ के पास ही रहने देना चाहिए। इससे बच्चे को जो परिपोषण की गतिविधि जैसे खिलाना पिलाना, नहलाना सुलाना आदि से लगाव सुदृढ़ होने लगता है। शिशु की देखभाल ज़्यादातर माँ ही करती है, इसलिए शिशु का सबसे पहले क्या लगाव माँ के साथ ही होता है। अगर माँ बच्चे को दूध पिलाते समय तनावग्रस्त रहनी, चिड़चिड़ी रहे तो बच्चा भी वैसा ही हो जाता है, दुखी रहने लगता है और उसे लगता है माँ का जो ऐसा व्यवहार है ना शायद उसकी वजह से हो रहा है, तो बच्चा खुद भी ऐसे ही रहने लग जाता है। इसलिए माँ को हमेशा खुश रहना चाहिए। बाल संस्थाओं में रहने वाले जो बच्चे होते हैं वैसे तो देखो उनकी सब जरूरतें पूरी होती है। जैसे अगर आप देखोगे कि किसी भी आश्रम वगैरह में बच्चे रहते हैं उनको सब कुछ मिल रहा होता है, सब कुछ मिल रहा होता है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा क्या लगाव किसी के साथ नहीं बन पाता है, वो वाला लगाव। दूसरे शब्दों में जैसे अगर बच्चे हैं उनको अच्छे भावात्मक संबंध बनेंगे तो बच्चे खुश भी रहते हैं, वो रोते भी कम है, अन्वेषण करते हैं, यानी कि अपने आसपास का वातावरण का अन्वेषण करते हैं, उनमें डर नहीं रहता है। और जो दूसरे बच्चे होते हैं जिनको लगाव नहीं हो पाता माता पिता से, वो शायद डरे डरे भी रहते हैं, वो माँ से चिपके भी रहते हैं। और जो बच्चे लगाव स्थापित कर लेते हैं वो माँ से चिपके नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, माँ के बाद बच्चे का लगाव पिता के साथ होता है। माँ के बाद जो बच्चा होता है उसके जीवन में पिता की भूमिका जो होती है ना वो भी एक इम्पोर्टेंट होती है अलग से, कि माँ के साथ साथ पिता की भूमिका भी इतनी ही जरूरी होती है, क्योंकि पिता भी माँ की तरह बच्चे की देखभाल कर सकता है। शिशु की देखभाल करने में ये माँ के बराबर होते हैं, जैसे उतने ही वे स्नेहमयी होते हैं, संवेदात्मक अनुक्रिया दिखाने वाले होते हैं। जन्म से ही अगर पिता शिशु के साथ शिशु की देखभाल करते हैं माँ के समान, तो बच्चा भी माँ के समान ही उनके साथ लगाव स्थापित करता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चा माँ के साथ पिता के साथ अन्य संबंध भी बनाता है। बच्चा अन्य लोगों के साथ जैसे दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, भाई बहन हो गए, उनके साथ भी बच्चा लगाव बना पाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनके मैंने आंसर बता दिए। कुछ बचे हुए प्रश्न मैं दूसरे वीडियो में करवाऊंगी। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।